हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस ये सब पढ़ लिया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप हमने पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर इसके पहले के जो वीडियोस हैं फर्स्ट चैप्टर के वो आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और जो भी इस चैनल पे न्यू है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट नंबर 1 दैट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता था? सिंगल यूनिट की स्टडी करता था। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? एग्रीगेट, टोटल जितने भी इकोनॉमी के वेरिएबल्स हैं, पूरे इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स हैं, पूरे इकोनॉमी के जो भी पार्ट्स है, यूनिट्स है, उसके टोटल एग्रीगेट यूनिट्स की या एग्रीगेट वेरिएबल्स की या एग्रीगेट फैक्टर्स की स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल पर्सन के इनकम की स्टडी नहीं करता बल्कि पूरे इकोनॉमी के यानी कि नेशनल इनकम की स्टडी करता है। उसी तरह से कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो सिंगल यूनिट के या सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के कंजम्पशन की स्टडी नहीं करता, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी के एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन की स्टडी होती है। वही अगर हम डिमांड की बात करें तो सिंगल कंज्यूमर के डिमांड को यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की स्टडी होती है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब के टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की स्टडी होती है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल प्रोडक्शन की यानी कि सिंगल प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसकी स्टडी नहीं होती, टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन की स्टडी होती है। ठीक है, मतलब जो भी स्टडी यहाँ होती है एग्रीगेट लेवल पे, लार्ज लेवल पे स्टडी होती है। कहाँ? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ टोटल यूनिट्स। ओके, पढ़ के देखते हैं हम क्या लिखा है इसमें। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को एज अ होल, ठीक है, पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। उसके एक एक यूनिट को, एक एक सिंगल पार्ट को स्टडी नहीं करता, सारे यूनिट्स को एक साथ स्टडी करता है। उसी तरह इट इज कंसिडर्ड विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स सच एज नेशनल इनकम। वो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के उसका टोटल लेवल यानी कि नेशनल लेवल की स्टडी करता है। जैसे कि इनकम तो नेशनल इनकम की स्टडी करता है, ना कि सिंगल इंडिविजुअल इनकम की। आगे क्या दिया है? नेशनल आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। तो सिंगल प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन की या सिंगल फर्म के प्रोडक्शन की यहाँ स्टडी नहीं होती, टोटल नेशनल आउटपुट, टोटल आउटपुट पूरे एक इकोनॉमी में, पूरे एक नेशन में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो पूरे आउटपुट की स्टडी होती है। उसके बाद क्या दिया है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ एक सिंगल पर्सन या सिंगल हाउस होल्ड के एम्प्लॉयमेंट की स्टडी नहीं होती, पूरा नेशनल एम्प्लॉयमेंट, पूरे नेशन में क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसकी स्टडी होती है। फिर क्या दिया है? जनरल प्राइस लेवल। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल एक कमोडिटी के प्राइस की स्टडी नहीं की जाती। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक इकोनॉमी में दिए गए समय में, उन सब का प्राइस लेवल यानी कि उन सब के प्राइस का एवरेज उसकी स्टडी होती है। ठीक है, आगे क्या दिया? बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा। इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल्स कैसा है, बिजनेस साइकिल स्टेज कैसा चल रहा है उसकी स्टडी होती है, ना कि एक सिंगल बिजनेस के सिचुएशन की, उसके कंडीशन की। पूरे इकोनॉमी के जो घटक है उसके टोटल एग्रीगेट्स की स्टडी होती है। टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, ऑल दैट, इसकी स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम थियरी।
इनकम थ्योरी या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का इनकम लेवल कैसा है, नेशनल इनकम कैसा है, ज़्यादा है, कम है, और उसका क्या क्या चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है या किन चीज़ों का प्रभाव नेशनल इनकम पे पड़ता है, किस वजह से एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का नेशनल लेवल ज़्यादा होता है या कम होता है, ये सारी अगर हमें स्टडी करनी है, इन चीज़ों की स्टडी करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी होती है, लार्ज लेवल पे स्टडी करनी होती है। तो हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमी का, नेशन का इनकम थ्योरी यानी कि इनकम लेवल कैसा है। इनकम लेवल किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के कंजम्पशन पे, राइट, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो बिजनेसेस यूनिट्स का, प्रोड्यूसर्स का इनकम बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग जितना ज़्यादा इनकम कमाएंगे उतना ज़्यादा डिमांड करेंगे, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर से जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही बिजनेस यूनिट जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर से उतना इनकम बढ़ेगा। यानी कि ये सबका एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है। इनकम लेवल जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इनकम लेवल एक इकोनॉमी का अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए पूरा इन सब बातों की स्टडी करनी पड़ती है। एग्रीगेट लेवल पे पूरे इकोनॉमी के ये सारे फैक्टर्स की स्टडी करनी पड़ती है, लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है, और ये स्टडी हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से। ठीक है, तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, नेशनल इनकम के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है। इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके हर एक घटक, हर एक एलिमेंट्स को स्टडी करता है कि किन किन चीज़ों के वजह से नेशनल इनकम इफेक्ट होता है और किस वजह से ये कम ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता है। फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग, नेशनल इनकम को काउंट करने का, पूरे देश के, पूरे इकोनॉमी के इनकम को काउंट करने के कौन से अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, वो कौन से मेथड्स है आगे हम और पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर अलग से चैप्टर भी है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैसे काउंटिंग की जाती है। तो ये काउंटिंग करने के लिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, लार्ज लेवल की स्टडी। आगे क्या दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर हमें पूरे इकोनॉमी का यानी कि नेशनल इनकम की स्टडी करनी है, पूरे इकोनॉमी के इनकम की स्टडी करनी है, तो हमें पूरा डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड यानी कि उस देश का टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि उस देश का टोटल सप्लाई, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई और सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो उस करंट ईयर में, उस करंट समय में प्रोड्यूस हुआ है या सप्लाई हो रहा है, उसका डिमांड एंड सप्लाई हमें कंसिडर करना पड़ता है, उसकी स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इनकम किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होगा एक इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, रोजगारी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा उस देश में इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो इनकम डिपेंड है किस पे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, पूरे इकोनॉमी का डिमांड एंड सप्लाई। तो पूरे इकोनॉमी का टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सिंगल प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे टोटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करता है, जिसके वजह से हम एक इकोनॉमी में क्या इनकम लेवल है और कैसे वो कम या ज़्यादा होता है, और अगर वो कम है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए, ये स्टडी करने में हमें हेल्प लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स ही इसका हेल्प करता है, ठीक है, ये सोल्यूशन ढूंढने में। ओके, तो ये आगे कह दिया, इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल्स, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी कि ये भी हमें एक्सप्लेन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि इनकम लेवल, एक कंट्री का इनकम लेवल कैसे फ्लक्चुएट होता है, उसमें कैसे उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कैसे उतार चढ़ाव आता है,
एंड दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल्स, और यही उतार चढ़ाव बिजनेस साइकिल्स को लीड करता है। बिजनेस में जो अलग अलग साइकिल्स आते हैं, टॉप यानी कि प्रॉस्पेरिटी सिचुएशन, बूम, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता है, ठीक है, या फिर डिप्रेशन यानी कि जब डिमांड कम हो जाता है, मंदी आ जाती है, गुड सेल्स नहीं होते, ये अलग अलग साइकिल्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ये सब किस वजह से आते हैं? इनकम लेवल में चेंजेस के वजह से आते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी करनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा क्या, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है तो उसका भी रीज़न क्या होता है? इनकम लेवल। इनकम लेवल कम होगा तो डिफ्लेशन आएगा, ठीक है। पहले इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन आता है, इनकम लेवल कम हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसके लिए, इसकी स्टडी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की। ओके, तो ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब हम फीचर्स पढ़ रहे तो हमने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो अलग अलग फैक्टर्स जहाँ पे, जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूँ एक प्रोडक्ट की, मान लो प्रोडक्ट एक्स, मैं सेम वही एग्जांपल दूंगी जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के वक्त दिया था, उसके फीचर्स समझाते वक्त। तो मान लो ये प्रोडक्ट एक्स है। अब इस प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम लेवल हमें कब पता चलेगा? जब इसका डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई किस बातों पे निर्भर करता है? किन बातों पे, किस फैक्टर्स पे निर्भर करता है? सबसे पहले तो प्राइस पे। प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। सप्लाई भी, प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो सप्लायर कम सप्लाई करेगा। तो प्राइस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है? टैक्सेशन पॉलिसी पे। गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन पॉलिसी है, टैक्स ज़्यादा होगा तो फिर डिमांड कम होगा क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाएगी, इस तरह से। उसी तरह उसकी पब्लिसिटी पे भी डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट। जितना ज़्यादा उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ही लोग उसे जानेंगे और उसे खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट पे भी डिपेंड करता है। फिर लोगों के टेस्ट एंड हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि लोगों को वो चीज़ कैसी लगती है, उनका टेस्ट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई कैसा होगा। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे एक प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई निर्भर करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट की बात की। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई उनका कहाँ पे इक्वल होता है, जनरल इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है, उस पॉइंट, और किस पे वो सब निर्भर करता है, इन सारे फैक्टर्स की स्टडी करता है। उनका जनरल इक्विलिब्रियम यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो इक्वल होना, वो जो पॉइंट है वो कब अचीव करता है, और सारे फैक्टर जो है कैसे रोल प्ले करते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट तक लाने में, किस फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब स्टडी करता है। और एक प्रोडक्ट का नहीं, सारे प्रोडक्ट्स का, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सारे फैक्टर्स की स्टडी नहीं करता, इसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर्स की स्टडी करता है और एक ही प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी करता है। एक प्रोडक्ट और उसका एक फैक्टर, बाकी सबको वो कांस्टेंट रखता है। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट्स और उसके सारे फैक्टर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, डिमांड एंड सप्लाई कब इक्वल होता है, इसकी स्टडी करता है, जनरल इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है, ठीक है। ओके, तो ये पढ़ के देखते हैं हम क्या लिखा है इसमें। Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. Macroeconomics क्या डील करता है? Behavior of large aggregates, total aggregates,
ये सब टोटल एग्रीगेट्स के फंक्शंस की, इन फैक्टर्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी करता है। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेस इन द होल इकोनॉमी। ये जनरल इक्विलिब्रियम क्या पे डील करता है, किस में डील करता है? बिहेवियर ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कैसा है इकोनॉमी में, टोटल डिमांड कितना है, सप्लाई, टोटल सप्लाई कितना है, एंड प्राइस लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है होल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होगा, और ये सब डिपेंड करता है इन अलग अलग फैक्टर्स पे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जब ये कैसे प्ले करते हैं, कैसे यहाँ इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इसकी स्टडी करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर, एक दूसरे पे निर्भर। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो सब एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे से डिपेंडेड है। कैसे डिपेंडेड है? अब सपोज अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट? जितना ज़्यादा कैपिटल मिलेगा इकोनॉमी को, इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ बिजनेसेस को, जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको, उतने ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा लोगों को काम पे रखे जाएंगे, राइट? गुड्स प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों का तो उनका इनकम भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना ज़्यादा लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, तो उससे इनकम बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा वो लोग उतना ही ज़्यादा खर्चा करेंगे, उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, तो फिर क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ही फिर से इनकम होगा किसका? प्रोडक्शन हाउसेस का। ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेस का, प्रोडक्शन सेक्टर का, उतना फिर से इनकम होगा और फिर से वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और फिर से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। यानी कि सारी चीज़ें एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेड है। यार यहाँ इकोनॉमी में हर चीज़ एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेड है, निर्भर करता है। तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक फैक्टर एक दूसरे पे से कैसे डिपेंडेड है और उसका क्या प्रभाव कौन से फैक्टर पे पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ता है, ये सारी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सब स्टडी नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल यूनिट की, एक सिंगल फैक्टर की स्टडी करता है, एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंस रख के स्टडी नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट रख के स्टडी करता है। वो ये कंसिडर करता है, जब एक चीज़ की वो स्टडी कर रहा है तो ये मान लेता है कि बाकी सारे चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेता है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक फैक्टर्स के चेंज को, वेरिएबल्स को साथ में लेके चलता है और उसका क्या चेंज और उस चेंज का क्या प्रभाव किस फैक्टर पे पड़ता है, ये सब इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से कैसे निर्भर है, ये सब स्टडी करता है। ठीक है, तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Macro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कंसिडर करता है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कौन? जो कि चेंज होते हैं बार बार। तो जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उन सब का एग्रीगेट्स, ठीक है, एग्रीगेट्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स को सामने कंसिडर करते हुए स्टडी करता है। क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पे, ये सब स्टडी करता है। कितना इंटरडिपेंडेंट है एक चीज़ दूसरी चीज़ पे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे, ये सब स्टडी करता है। आगे क्या दिया है? सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा।
देखिए दिया है इनकम, आउटपुट, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, ठीक है, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन। तो इन आउटपुट यानी कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, ये सब डिपेंड करता है एक दूसरे पे, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, फिर दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो वो भी कम होगा, इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए दिया है चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो फाइनली इनकम में भी चेंज आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा। आगे क्या दिया है, लेवल्स ऑफ आउटपुट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट भी कम होगा। एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। आगे क्या दिया है, एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सब बढ़ेगा तो फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और ये सब कम होगा तो फाइनली इकोनॉमिक का ग्रोथ कम होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और इन सब को मैक्रो इकोनॉमिक एक साथ स्टडी करता है, यानी कि सब एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है और उसका क्या प्रभाव किस फैक्टर पे पड़ता है, ये सब स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज लंपिंग मेथड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको इसके ऊपर गिव रीजन भी आ सकता है, फिलिप्स वगैरह भी आ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड, गिव रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस डैश मेथड, तो आप क्या लिखोगे, लंपिंग मेथड। और माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस डैश मेथड, तो उसमें क्या लिखोगे, स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है लंपिंग मेथड। यानी कि जब पूरे इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी पार्ट्स हैं उन सब की एक साथ स्टडी करता है, इसको हम बोलते हैं लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, उसके एक सिंगल पार्ट की स्टडी करता है, उसके एक स्लाइस की स्टडी करता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। जो पूरा इकोनॉमी है, पूरा इकोनॉमी उसके छोटे छोटे टुकड़े यानी कि अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है और उसके एक टुकड़े को ही एक बार में स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स सबको एक साथ यानी कि इंटरडिपेंडेंट रख के एक साथ सारे वेरिएबल्स को स्टडी करता है, लंपिंग मेथड यूज करता है, टोटल स्टडी करता है, एग्रीगेट स्टडी करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज है, तो उन ट्रीज में से एक सिंगल ट्रीज की प्रॉपर्टीज को मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करता। मैक्रो इकोनॉमिक पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करेगा, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करेगा। और वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, उसके एक ट्रीज की प्रॉपर्टीज की डिटेल स्टडी करता है। क्लियर? तो इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड, वो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं लंपिंग मेथड, वो लंपिंग मेथड यूज करता है। ओके, तो पढ़ के देखते हैं इसमें क्या दिया है। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। लंपिंग मेथड का मतलब क्या है कि पूरे इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का स्टडी करना, ना कि उसके सिंगल पार्ट का। आगे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of an individual tree। जो कि मैंने अभी भी बताया, फॉरेस्ट क्या है, एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को मिल करके, टोटल ट्रीज को मिल करके फॉरेस्ट बनता है, राइट। लेकिन यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ट्रीज की प्रॉपर्टी को रिवेल नहीं करता, वो पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता है, ठीक है। आगे क्या दिया है, दिस रिवेल्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक सिंगल ट्री की स्टडी डिटेल में करेगा। फॉर एग्जांपल एक सिंगल ट्री की स्टडी डिटेल में करेगा, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी नहीं करेगा। पूरा फॉरेस्ट सपोज एक इकोनॉमी है और एक सिंगल ट्री सपोज उसका एक पार्ट है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके एक सिंगल पार्ट यानी कि एक ट्री की डिटेल स्टडी करेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी क्या करेगा, पूरे फॉरेस्ट की, टोटल फॉरेस्ट की, एग्रीगेट्स की, सारे ट्रीज जो उसके अंदर है उन सब की एक साथ, टोटल एक साथ में स्टडी करेगा।
उसके सिंगल सिंगल पार्ट करके स्टडी नहीं करेगा, सब ट्रीज की, पूरे फॉरेस्ट की एक बार में स्टडी करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स, तो ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ से क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मीनिंग आपको अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, नंबर ऑफ असेट्स जब बढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ होना। जैसे कि मान लो एक इकोनॉमी में, एक नेशन में मान लो 10 हाईवेज हैं, तो अगर मान लो और 2-3 हाईवेज बन गए, ठीक है, और 2-3 हाईवेज बन गए, टोटल 12 to 13 हाईवेज हो गए, तो मतलब असेट बढ़ गया। ठीक है, उस इकोनॉमी का असेट बढ़ गया। मान लो एक इकोनॉमी में टोटल है, तो वहाँ पे और 1000 ट्रेन्स और ऐड हो गया उस नेशन में, उस कंट्री में, मतलब उस देश का असेट बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब असेट जब बढ़ता है, नंबर ऑफ असेट्स जब बढ़ते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं ग्रोथ। तो एक इकोनॉमी का ग्रोथ अगर हमें करना है, इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में स्टडी करना है कि कैसे ग्रोथ बढ़ाया जाए, इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है। जितने भी फैक्टर्स है इकोनॉमी के, वो सब की स्टडी एग्रीगेट लेवल पे करनी पड़ती है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है देश के ग्रोथ पे, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी एग्रीगेट लेवल पे स्टडी, यानी कि लार्ज लेवल पे स्टडी करने में कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए जब भी अगर किसी नेशन के, किसी कंट्री के ग्रोथ की हम बात करें, ग्रोथ के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, उसके ग्रोथ को अचीव करने के लिए, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ती है, लार्ज लेवल की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है इसमें। मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है? ऐसे जो भी फैक्टर्स जो एक इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करने में मदद करता है। आगे क्या दिया है? इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। अगर हमें इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल सेट करना है, ठीक है, ग्रोथ बढ़ाना है, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि एक फर्म का प्रोडक्शन क्यों, कैसे बढ़ाया जाए, या डिमांड उस प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का डिमांड कैसे बढ़ाया जाए, उसकी स्टडी करके हम पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, राइट। हमें उसके लिए एग्रीगेट लेवल पे, यानी कि पूरे इकोनॉमी का कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसका सप्लाई बढ़ाया जाए, उसका इनकम बढ़ाया जाए, ये स्टडी करना पड़ेगा। और ये स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आगे क्या दिया है? दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ मॉडल्स हैं जिनकी स्टडी करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ये ग्रोथ मॉडल्स हेल्प करता है हमें इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में। फॉर एग्जाम्पल, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्री। महालनोबिस ग्रोथ मॉडल क्या है? अब ये महालनोबिस थे कौन? महालनोबिस जो थे एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हम सबको पता है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने और महालनोबिस ने, दोनों ने मिलकर के एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई थी, 5 ईयर प्लान, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके रिगार्डिंग। जैसे कि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त हमारे देश की कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत पॉवर्टी था देश में, बहुत प्रॉब्लम्स थे। उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़रूरत थी, जिससे कि लोगों का इनकम बढ़े, क्योंकि देश में बहुत गरीबी आ गई थी। तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? न्यू एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए महालनोबिस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मिल करके एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान किया, जो अगला 5 ईयर, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसको हम बोलते हैं नेहरू एंड महालनोबिस मॉडल। तो नेहरू एंड महालनोबिस मॉडल में क्या फिक्स हुआ था कि हैवी इंडस्ट्रीज लाई जाएगी, बहुत सारी क्या बढ़ाई जाएगी कंट्री में? हैवी इंडस्ट्रीज।
बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाए, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोजगारी मिलेगी और फिर इनकम बढ़ेगा। और किस तरह की इंडस्ट्रीज ग्रो की जाए, हेल्थ एंड सोसाइटी से रिलेटेड, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि हेल्थ से और सोसाइटी का जो भी कंजम्पशन, जो भी चीज़ें उन्हें लगती है कंजम्पशन के लिए, उन चीज़ों का प्रोडक्शन हो। इससे क्या होगा, एक तो कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा, लोग अपने ही देश की चीज़ें कंज्यूम करेंगे, और दूसरा क्या बढ़ेगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट, और लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना उनका परचेसिंग पावर, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने का जो पावर है वो भी बढ़ेगा। जितना हमारे हाथ में पैसा होगा उतनी तो परचेस करेंगे ना, तो इससे परचेसिंग पावर बढ़ेगा। कैसे, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और फाइनली इससे हमारा कंट्री का इनकम लेवल इम्प्रूव होगा, राइट। तो और इनकम लेवल अगर इम्प्रूव होगा तो फिर हमारा कंट्री क्या होगा, ग्रो करेगा, ग्रोथ होगा कंट्री का। तो यहाँ पे इन्होंने ये मॉडल, महालनोबिस मॉडल में क्या था कि हैवी इंडस्ट्रीज का ग्रो करना है, हैवी इंडस्ट्रीज लाना है, जिससे कि न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी ग्रो करे, हमारा देश का ग्रोथ हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी ग्रोथ मॉडल्स है, इसको डेवलप करने के लिए, इसको बनाने के लिए कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ती है, लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है एक इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस हुए हैं इन द करेंट पीरियड, उस सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का एवरेज, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का एवरेज, उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो एक इकोनॉमी का, एक देश का जनरल प्राइस लेवल क्या है, कितना है, और उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो किस वजह से आता है, कौन से फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं, कौन से वेरिएबल्स इसे इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी करने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्योंकि जनरल प्राइस लेवल यहाँ एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं होती, यहाँ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब के प्राइस का एवरेज हम स्टडी करते हैं। और सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कहाँ स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में, क्योंकि माइक्रो में तो हम सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस स्टडी करते हैं, राइट, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब के प्राइस की स्टडी करते हैं, प्राइस लेवल, एक जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं। और इसमें क्यों उतार चढ़ाव आता है, क्या रीजंस, क्या कॉजेस है इसमें उतार चढ़ाव आने के, प्राइस लेवल कम ज़्यादा होने के, ये सब स्टडी में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पढ़ के देखते हैं हम क्या दिया है। जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक जनरल प्राइस लेवल में, एक इकोनॉमी के जनरल प्राइस लेवल में और उसको डिटरमाइन करने में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये स्टडी करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमने ऑलरेडी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, राइट। आगे क्या दिया है, जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जो कि मैंने आपको बताया जनरल प्राइस लेवल क्या है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का एवरेज, उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। ओके, तो होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड, अब पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पूरा देश चलाना होता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाना होता है, अर्थव्यवस्था अच्छे से चले, लोगों का इनकम बढ़े, इस पे ध्यान देना होता है, एम्प्लॉयमेंट न्यू जनरेट हो, पॉवर्टी कम हो, इन सारी बातों को ध्यान देना होता है। और ये सब में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं पूरे इकोनॉमिक लेवल पे, जो नेशन लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती है, नीति बनानी पड़ती है। और इन पॉलिसीज को बनाने के लिए गवर्नमेंट को लार्ज लेवल पे स्टडी करना पड़ता है, पूरे इकोनॉमी के जो भी घटक हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उन सब की स्टडी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ है वो प्रॉब्लम, किस वजह से आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
कैसे किया जाए, क्या चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ करना है, ग्रोथ पॉलिसी बनानी है, तो क्या चीज़ पे हम इम्पैक्ट करेंगे, किस चीज़ को हम बढ़ाएंगे या इम्प्रूव करेंगे तो इकोनॉमी का ग्रोथ अचीव होगा। ये सारे चीज़ों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को, और इन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। हर एक फैक्टर्स का एक दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंस है और टोटल एग्रीगेट फैक्टर्स की स्टडी वो करता है, ठीक है। तो ही उसे ये सोल्यूशन मिलता है और तो ही वो पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है। एक सिंगल चीज़ को ध्यान में रख के बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ पूरे नेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हम पूरे नेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। पूरे नेशन का प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है, उसके लिए पॉलिसी बनानी है, तो मैक्रो लेवल पे, लार्ज लेवल पे स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो इसका हेल्प हमें कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू केनेस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। केनेस जो इकोनॉमिस्ट है, उनके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पॉलिसी ओरिएंटेड, यानी कि पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करने वाला साइंस है, ओके, स्टडी है। कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। क्योंकि जब भी हमें पॉलिसीज बनाना है तो एक चीज़ को, बाकी चीज़ों को इग्नोर करके, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, वो एक चीज़ को ध्यान में रखता है और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेता है, सिर्फ एक फैक्टर की स्टडी करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है। तो पूरे इकोनॉमी के लिए अगर हमें पॉलिसीज बनाना है तो हम पार्शियल स्टडी नहीं कर सकते, एक यूनिट की सिंगल स्टडी नहीं कर सकते, पूरे की स्टडी करनी होती है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो पॉलिसी ओरिएंटेड स्टडी है, ओके। आगे क्या दिया है, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक के ग्रोथ को अचीव करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमें सुटेबल पॉलिसीज देता है, अच्छी सुटेबल नीतियां देता है, ठीक है, बनाने में हेल्प करता है। आगे क्या दिया है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अगर देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो उसके लिए स्टडी करने में, उसका सोल्यूशन ढूंढने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करता है। क्योंकि हमें पूरे इकोनॉमी का टोटल एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इनकम, सब टोटल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, तो ही ये सोल्यूशन मिलता है। और टोटल एग्रीगेट लेवल पे स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता, राइट। आगे क्या दिया है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। मतलब ये सब जो लार्ज लेवल के प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करने में, इसके लिए पॉलिसीज बनाने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ओके। तो ये हमने फीचर्स के टोटल 8 पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। ये फीचर्स आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, और 4 मार्क्स के लिए आप एनी 6 पॉइंट्स भी अगर लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं अच्छे से लिखिए, और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ज़रूर कंसिडर करिए, वो ज़रूर लिखिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, फिर इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थियरी। तो ये चीज़ें जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट गुण है, वो आपको ज़रूर कंसिडर करना है। फिर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर लंपिंग मेथड, ठीक है, और ये जनरल प्राइस लेवल, ये सारे पॉइंट ज़रूर आप कंसिडर करिए, ये ज़रूर याद करिए। और उसके अलावा बाकी कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि टोटल 6 पॉइंट्स भी अगर आप लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है, उसके हिसाब से आपको एज पर मार्क्स आपको लिखने होते हैं आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू।